हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। पिछला सेशन सभी ने अच्छे से पढ़ा है। समरूपता और सिमिलरिटी हमने स्टार्ट की थी। सिमिलरिटी की ये सेकंड क्लास है। समरूपता की बेसिक मैंने आपको समझाया था सारा कि क्या होता है थ्योरी में कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, जब उनमें कोई भी दो एंगल बराबर होंगे। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि यदि सिमिलर हैं तो शेप क्या होंगे, सेम होंगे, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं करस्पॉन्डिंग को आप समतुल्य या संगत कह सकते हैं। तो जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात क्या हो रहे होते हैं, समान हो रहे होते हैं। जो भी संगत भुजाएं होंगी उनके सभी के दो प्रॉपर्टी थी कि जो भी संगत लेंथ होती हैं, जो भी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी उनकी अनुपात बराबर होंगे, और एरिया का अनुपात किसी भी करस्पॉन्डिंग के स्क्वायर के बराबर होगा। इस पर हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए थे, तो अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में 8-10 एकदम सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 9:16 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आपने पढ़ा और आपने ये आंसर लगा दिया, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है कि यदि किसी भी करस्पॉन्डिंग का रेशियो दिया है तो उसका स्क्वायर करने से एरिया का रेशियो मिल जाएगा। तो हमसे उनके एरिया का रेशियो पूछा, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है किसी भी करस्पॉन्डिंग के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन के संगत माध्यिकाओं के अनुपात आपको दिए थे, तो आपने उसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर रहे होंगे 9 और 16 का, तो कितना आ जाएगा 81 और 256। तो ये आंसर हो गया। मुश्किल से 1 सेकेंड इसमें लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगना है, क्योंकि आपको केवल देख के क्वेश्चन पढ़ के और आपको ऑप्शन मार्क करना है, बस इतना ही होगा। यदि प्रॉपर्टी याद है, स्टार लगा है, कंडीशन है, यदि याद है। अब आप पढ़ोगे नहीं तो याद नहीं रहेगी इतनी आसान सी प्रॉपर्टी, तो समस्या हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। स्टार्टिंग बेसिक एकदम, मैंने बोला कि शुरुआत में हम 8-10 क्वेश्चन बेसिक करेंगे ताकि आप सिमिलरिटी समझाएं, जल्दी जल्दी से रेशियो आप रिलेट करने लगें, जल्दी जल्दी से आप कैलकुलेशन करने लगें, तो फिर हम अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। ताकि वहां हमें कैलकुलेशन वगैरह में न समझना हो, वहां हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, डायग्राम को समझें, वहां हम कैलकुलेशन को समझेंगे तो क्वेश्चन कहाँ हो पाएगा। तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में बेसिक कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ABC आपको बोला कि ABC एक ट्राइंगल है। इस ABC ट्राइंगल में P और Q दो बिंदु है भुजा AB और AC पर। PQ जो है पैरेलल है BC के। तो आपको पता है, ये तो रटना है हमें, मतलब ये तो रट हो ही जाना चाहिए ना याद, कि हमने जब भी एक लाइन के पैरेलल खींचा, ये थेल्स थ्योरम कहती है कि ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, जो छोटा वाला बन रहा है, जो छोटू सा त्रिभुज है, वो जो बड़ू सा त्रिभुज है। तो छोटू त्रिभुज क्या है, APQ, बड़ा वाला क्या है, ABC है। तो आपको दिख रहा है कि 3BC बराबर 5PQ, तो BC अपॉन PQ बराबर क्या हो जाएगा 5/3। मतलब बड़े वाली की भुजा क्या आ गई हमारी 5, और ये छोटे वाले की 3। तो ये बड़े वाले की 5, छोटे वाले की 3, तो ये क्या होगी 2 होगी। ऐसा क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था और शायद वैल्यू भी मैंने यही ली थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ज्ञात कर रहे हैं APP AB का रेशियो, AP और AB का रेशियो। तो AP कितना है 3 है, और AB कितना है 5 है। तो AP-AB का रेशियो तो 3-5 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। AP-AB का रेशियो पूछा है तो वो बराबर ही होगा, ठीक है। फिर AQ-QC का, तो AQ कितना है 3 है और QC 2 है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3 और 2। AQ 3 है और QC कितना है 2 है। यहाँ कह रहा है कि AP की वैल्यू यदि 6 है, AP कितना है 6 है, तो हमें दिख रहा है कि AP हमारा रेशियो में 3 यूनिट आया है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 है, मतलब जस्ट 2 गुनी। 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 6 है, तो जस्ट 2 गुनी है। तो आपसे पूछ रहा है कि PB की वैल्यू बताओ। PB कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 2 गुनी करोगे तो कितनी आएगी 4। 3 यूनिट की वैल्यू 6 दे रखी थी, 2 गुनी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और PQCB। तो देखो आप ध्यान से कि कल आपने ये समझाया है कि नहीं समझाया। कल मैंने आपको ये समझाया था, आपको इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए है, तो आप बड़े वाले ट्राइंगल में से इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे। तो हमें पता है कि APQ और ABC ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ये जो त्रिभुज है ये समरूप त्रिभुज है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात किसी भी करस्पॉन्डिंग के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AP अपॉन AB के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 3/5 का स्क्वायर होगा, तो 9/25 आएगा। तो इसका एरिया 9, इसका 25 - 9 तो 16 हो गया। मतलब ये जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 9/16।
ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए जल्दी बताया क्योंकि सेम क्वेश्चन ही कल कराया है, वैल्यूज भी सेम है, तो फिर से उसको उतना ही डिटेल में समझना है तो आप पिछले वीडियोस में फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी आपने बनाया, ठीक है। और मतलब आप जब क्वेश्चन करें ना एग्जाम में तो यही होना चाहिए, जैसे आप पढ़ो आपको मतलब डायग्राम आपका साथ में बनना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको दिख रहा है कि एरिया ऑफ एपीक्यू और पीक्यूबीसी, ये जो त्रिभुज एपीक्यू है और चतुर्भुज पीक्यूसीबी है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:40 है। तो यदि मैं इन दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर दूं तो एबीसी का मिल जाएगा, मतलब एपीक्यू और एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात 9 और 49 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 था इसका हिस्सा का, तो मैं पूरा ऐड कर दे रहा हूं दोनों को, तो यदि मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मिलेगा। अब आपसे पूछ रहा है एपी और पीबी बताओ, तो आपको पता है कि ये इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया, और क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल स्क्वायर रूट लोगे तो वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के संगत भुजाओं का अनुपात आएगा। मतलब यदि मैं एपी और एबी का रेशियो लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा 9 और 49 का स्क्वायर रूट 3:7, तो ये 3 और ये पूरा 7, तो ये कितना आएगा 4 आएगा। अब आपसे एपीपीबी पूछा है तो एपीपीबी का रेशियो कितना होगा 3:4। तो आप बताओ, ये भी क्वेश्चन कल कराया है, आप पिछले क्वेश्चन में यही नंबर था सारा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए जो हमने कल किए थे। आगे भी अभी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलने, 5-6 क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिए हैं, नंबर्स वगैरह चेंज होंगे। एक बेसिक मैंने बोला कि ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए, ये सब इसलिए करा रहा है कि स्पीड बढ़ा लो, आगे हम जब क्वेश्चन अच्छे करें तो वहां फिर आपको इस कैलकुलेशन में दिक्कत ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर 78 46.8 रिस्पेक्टिवली पीक्यू दिस द लेंथ ऑफ AB। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि समरूप त्रिभुज है, हमें डायग्राम नहीं बनाना है, हमें पता है कि उनके करस्पॉन्डिंग का रेशियो बराबर होता है। मैंने कल भी आपसे बोला था हमें कैलकुलेशन कम से कम करने की जरूरत है। तो आपको ABC PQR का परिमाप दिया है तो परिमाप का रेशियो लिख लो ना, परिमाप का रेशियो लिख लो। अब यहीं से आप देख के परिमाप का रेशियो लिख सकते थे, यहीं से देखोगे यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ये 780 आ गया और ये 468 आ गया, क्या आ गया 468 आ गया। डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है और किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो उससे भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से तो डिवाइड हो रहा है तो 4 एकम 4 डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दें इसको और 26 से भी डिवाइड हो जाएगा, 26 से भी दिख ही रहा है, 26 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो एक बार 20 बचेगा, ठीक है। तो 20 बचेगा तो वो कितने बार डिवाइड हो जा रहा होगा आपका 8 बार, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली मैं 26 से ही डिवाइड कर रहा हूं, 26 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। 26 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा फिर आपका 20, तो 208, ठीक है। तो 26 का डबल कितना होता है 52, ठीक है। फिर 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 104, फिर आपको तो 208 चाहिए तो वो 8 गुना होगा, बात समझ रहे हैं। तो 18 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 बार, 26 8 जा आप करोगे 26 को 8 से गुना करोगे तो 208 आएगा। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 15 और 9 ये हो गए, ठीक है। कितना हो गया 6 से ही डिवाइड कर लो, 5 और 3 आ गया। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे, ठीक है। अब ये रेशियो हमारे पास आ गया। अब आपको बोला गया है कि पी क्यू की लेंथ है, पी क्यू की लेंथ आपको दी है और आपसे ए बी की लेंथ पूछ रहा है। तो ये पी क्यू का एरिया था, मतलब 3 बराबर हम कह सकते हैं 11.7 है, 5 बराबर हमें निकालना है, तो ये क्वेश्चन होगा। अब आप बोलो कि सर समझ नहीं आया, तो ठीक है हम एक बार डिटेल से लिख दे रहे हैं। आपको पता है कि ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप का अनुपात बराबर होगा ए बी और पी क्यू के। ए बी सी की वैल्यू 78 थी, इसकी वैल्यू 46.8 थी, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू 11.7 थी। अब कैलकुलेशन ही तो करना था ना, कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा, कहीं भी किसी भी तरीके से करोगे। जब ये वैल्यू लिख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि 117 से डिवाइड कर दो इसको, ये 4 बार डिवाइड हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हाँ यहाँ जल्दी डिवाइड हो जा रहा है लिखने से, ये फायदा इसमें हमें हो गया कि आपको दिख रहा है कि 17 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से,
4 से डिवाइड इसको जल्दी से आप कर सकते हैं, ठीक है, 4 से आप डिवाइड कर रहे होंगे तो वो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड भी कर देते हैं। एक बार डिवाइड होगा 3 बचेगा 38, 9 बार 36 तो 19.5 19.5 सेंटीमीटर आपका AB की लंबाई हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। AB और PQ का अनुपात दिया हुआ है, AD जो है वो माध्यिका है BC पर और ABC में, BC जो है माध्यिका है QR पर PQR में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको ABC दिया हुआ है और AB PQ मतलब दो करेस्पॉन्डिंग के रेशियो दिए हैं, दो करेस्पॉन्डिंग के रेशियो हमें दिए हैं और माध्यिकाएं दी हैं कि AD जो है वो क्या है, मीडियन है, PS जो है वो क्या है, मीडियन है। तो मीडियन के रेशियो भी हम लिख सकते हैं, उसमें भी हमें कोई परेशानी विशेष नहीं होगी, करेस्पॉन्डिंग के रेशियो तो बराबर ही होते हैं। मतलब यदि मैं AD और PS का रेशियो लिखूं तो वो 2 और 3 ही आएगा, वो क्या आएगा, 2 और 3 ही आएगा। हमसे पूछा कि BQ और QS का रेशियो आपको बताना है, BQ और QS का रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राइंगल चाहो तो बना लो। आपको दिख रहा है कि एक ट्राइंगल ABC था, एक ट्राइंगल आपका PQR था। AB 2 यूनिट है, PQ 3 यूनिट है और मीडियन जो है वो यहाँ पे क्या है, AD है, यहाँ पे जो है वो क्या है, PS है, ठीक है। आपसे जो रेशियो पूछा है, आपसे पूछा है BQ में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, QS का रेशियो पूछा, BD और QS का होना चाहिए, किसका होगा, BD और QS का रेशियो हमसे पूछेगा, ठीक है। BD और QS का रेशियो हमसे पूछ रहा होगा, ये यहाँ BQ नहीं होगा, BD होगा, ठीक है। BD होना चाहिए तभी निकलेगा, क्योंकि BQ तो दूसरे ट्राइंगल की, तो B और Q तो दूसरे ट्राइंगल में, उसकी थोड़ी कोई लेंथ निकलेगी। तो BD और QS का रेशियो हमसे पूछ रहा है। माध्यिकाओं का हमें पता है कि ये 2 यूनिट है और ये कितनी है, 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये कितनी है, 3 यूनिट है। अब देखो इसको ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। आपको पता है कि ये मीडियन है, तो ये मीडियन जो है वो इसकी जस्ट आधी होती है, मतलब ये वाली हमारी साइड 2 यूनिट आएगी तो ये 1 यूनिट होगी, ये वाली साइड हमारी 3 यूनिट आएगी तो ये 1.5 यूनिट होगी। अब 1 और 1.5 का रेशियो लिखोगे तो 10/15 मतलब 2/3 ही आएगा। तो यहाँ यदि रेशियो देखें तो वो सेम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि D मिड पॉइंट है, D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट। तो ये जो ट्राइंगल बन जाएंगे ना, ये ट्राइंगल भी हमारे क्या होंगे, समरूप ही होंगे, सिमिलर ही होंगे। एक बार फिर से समझा रहा हूं, क्वेश्चन में जो पूछा है यहाँ Q की जगह क्या कर लेंगे, D कर लेंगे, ठीक। कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में AD मीडियन है तो ये दोनों बराबर होंगे, PQR में PS मीडियन है तो ये दोनों बराबर होंगे। आपको दिया हुआ है कि करेस्पॉन्डिंग का रेशियो 2-3 है, मतलब ये 2 है, ये 3 है, मतलब इसकी हर एक भुजा 2 इकाई होगी और इसकी हर एक भुजा 3 इकाई होगी। तो ये 2 का जस्ट आधा तो ये 1 इकाई होगा, 1 यूनिट होगा, और 3 का आधा तो ये 1.5 यूनिट होगा। इनका रेशियो लिखना है तो 1 और 1.5 का रेशियो लिखूंगा तो 10 और 15 आएगा, तो वो 2 और 3 ही हो गया ना, ठीक है। तो ये चीज हमें डायरेक्टली भी समझ आ जानी चाहिए कि जब आप मीडियन की बात कर रहे हैं तो वो मिड पॉइंट पे होगा, तो ये जो ट्राइंगल बन जाएंगे ये भी अपने आप क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि उनका रेशियो वैसे ही इक्वल है, वो सारे इक्वल होंगे। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ रेशियो कितना होगा, 2:3 ही होगा, कोई स्क्वायर वगैरह हमें यहाँ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि गिवन दैट DEF सिमिलर ट्राइंगल ABC, इफ द एरिया ऑफ ABC 9 एंड दैट ऑफ DEF 12 एंड BC दिस, देन द लेंथ ऑफ EF। DEF ABC के समरूप है, ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एरिया के रेशियो का वर्गमूल, स्क्वायर रूट यदि हम निकाल देंगे तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आएंगे। क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल निकालोगे तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात आएंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात लिख लेते हैं पहले तो हम, और इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 3 से डिवाइड करोगे 3 और ये 4, तो ये कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। क्या आएगा, √3/2। √3 DEF का एरिया था, मतलब ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आया संगत भुजाओं का,
ये ऊपर √3 DEF की साइड है और नीचे 2 ABC की साइड है। अब आपको ABC की साइड BC का मान दिया है और इसकी साइड EF का मान पूछा, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 2.1 है और हमसे √3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी है और √3 यूनिट की वैल्यू हमसे फाइंड करने को बोला जा रहा है। बात समझ पा रहे होंगे? तो आप 2 यूनिट की वैल्यू दी है तो 2 से डिवाइड कर रहे होंगे और √3 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। अब आप इसको 21/20 लिखोगे, अब भाग कर लो ऊपर नीचे, कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जा रहा होगा। क्लियर? तो BC की वैल्यू हमें दी थी, कितनी है? 2.1 है। तो BC जो आया, आपने रेशियो लिखा 9 और 12 था, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा था तो हमने कर लिया, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार 4 बार, स्क्वायर रूट निकालोगे तो √3/2 आएगा। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि BC की लेंथ 2.1 है, मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको 2.1 दी हुई है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2.1। यहाँ ABC का एरिया लिखा है, मैं खुद उल्टा पढ़ रहा हूँ, यहाँ के हिसाब से ही मैंने देख लिया था। चलो आप लोगों ने सही पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने सही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको यहाँ पढ़ लो थोड़ा सा। क्वेश्चन में आपको ABC का एरिया 9 दिया है और DEF का 12 दिया है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में सिमिलर लिखे थे, मैंने उसी सीक्वेंस में ही सोचा। तो ये जो एरिया है ये ABC का है और ये DEF का है, मतलब √3 की वैल्यू हमें 2.1 है और 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2.1 √3 की वैल्यू है तो √3 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या होगा? √3 से डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैलकुलेशन करना है। अब इसको देखोगे, ये 7√3/5 आ जाना चाहिए। कितना आएगा? 7√3/5, क्योंकि 21 में 7 होता है और 7 देखो एक ही जगह दिख रहा है बस, ना तो यहाँ है 7, ना यहाँ 7 है, ना यहाँ 7 है, यहाँ ही 7 दिख रहा है। आगे की कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं। जब आप रूट हटाओगे तो अपॉन में 10 आएगा, इंटू 2 था, ये √3 है। तो ये देखो डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, तो ये 5 बार डिवाइड हो गया और 21 को 3 इंटू 7 लिखोगे तो 3√3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7√3 अपन क्या आ जाएगा? 5 आएगा। बाकी आप जैसे ही आया था देख सोच सकते थे। तो एक बार मैं जल्दी से फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में वो वैल्यू हमने गलत पढ़ ली थी तो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो गया हो। तो आपको देखो DEF ABC सिमिलर दिए हैं, लेकिन जो एरिया दिया हुआ है वो ABC का एरिया दिया था और DEF का एरिया दिया था। कितना था? 9 और 12। तो इनका हमने स्क्वायर रूट निकाला और रेशियो का, तो ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 3/4 और इसका वर्गमूल निकालोगे तो √3/4। तो ABC का एरिया है 9, इसलिए जो √3 है वो ABC की संगत भुजा है, ठीक है, और 4 DEF की भुजा होगी, ये 2 आएगा। तो √3 की वैल्यू आपको 2.1 दी हुई है और 2 यूनिट की वैल्यु आपसे पूछी है, तो 2.1 को √3 से भाग करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 7√3/5 आएगा। क्या आएगा? 7√3/5 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कि ABC DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं। फिर वैसे ही हमसे बोला कि ये जो है ये क्या है? 2 सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज हैं, जिनके क्षेत्रफल 72 और इतने हैं, AC इतना है, DF बताइए। फिर से रेशियो तो निकालना है। समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक साइड भुजा की लंबाई दी है, दूसरे की पूछ रहा है। तो इनका रेशियो लिख के इनका वर्गमूल निकालो। तो इनका रेशियो लिखते हैं 720, 605, भाग कर लेते हैं। तो भाग कर रहे होंगे, 5 से ही भाग जा रहा है, तो भाग करोगे तो 5 एकम 5, 5 चुके 20, 5 चुके 20, 12 और 1। तो ये वर्गमूल जब निकालोगे तो आपको दिख रहा है कि ये 12 और 11 आएगा। 12 ABC का है और 11 DEF का है। अब आपको AC दिया है और DF पूछा है, मतलब ये 13.2 जो है ये 12 यूनिट की वैल्यू है। तो 12 यूनिट की वैल्यू, तो 12 से भाग करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से भाग करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.1, मतलब 11 गुणित 11 121, तो 12.1 होगा। अब इसमें इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रेशियो ही तो कर रहे हैं ना, बार बार रेशियो ही तो समझा रहे हैं। ठीक है, आपको ABC का एरिया दिया हुआ है और इसका एरिया दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर भाग कर लो। ठीक है, भाग कर रहे होंगे तो ये 144 आ रहा है
और ये 121 आ रहा है। रेशियो निकालोगे तो ये 12 और 11। तो एरिया का जो रेशियो लिखोगे उसका वर्गमूल करोगे तो वो संगत भुजाओं का अनुपात आएगा। संगत भुजाएं आपको यदि ये सबने डिस्कस किया ही है कि AC के संगत क्या होगा DF, BC के संगत क्या होगा EF, AB के संगत क्या होगा DE। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया, मतलब AC जो है वो इस 12 यूनिट की वैल्यू है और 11 यूनिट की निकालनी है तो 13.2 को 12 से डिवाइड कर दो, 11 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लो। कह रहा है कि इट इज गिवन दैट ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, एरिया ABC एरिया PQR दिया है, ये सारा दिया था। ठीक है, देखो फिर वही ABC की और एरिया और PQR के एरिया का क्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल निकाल दो। सबसे पहले तो सीधा सीधा वर्गमूल निकाल दो। तो वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल हमने निकाला तो कितना आ गया 16 का वर्गमूल 4 और 169 का वर्गमूल 13। मतलब AB जो है AB की संगत भुजा 4 यूनिट आएगी, त्रिभुज ABC की जो भुजाएं आएंगी वो 4 यूनिट होंगी और PRQ की जो भुजाएं आएंगी वो 13 यूनिट होंगी। अब ध्यान से हमें देखना ये है कि निकालना क्या है। तो आपको PQ निकालना है तो PQ के संगत क्या होगा, PQ के संगत क्या होगा AC होगा। PQ के संगत क्या होगा AC। AC कितना दिया हुआ है Y, AC Y दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में है Y। तो ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ये मिसप्रिंट है, ऑप्शन सही टाइप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको AC की वैल्यू दी है और आपसे PQ की वैल्यू पूछी है, मतलब इसको मैं AC अपॉन PQ लिख दूं बराबर आएगा 4/13। AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, AC की जगह मैं Y रख सकता हूं, PQ निकालना था तो PQ बराबर क्या होगा 13y/4, 13y/4। एक्चुअल में ये सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में होने चाहिए थे तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। खैर y देख के ही हम ऑप्शन लगा सकते थे क्योंकि एक ही ऑप्शन में y था, बाकी ऑप्शन में फ्रैक्शन 13/4 13/4 इस तरीके से वो होना चाहिए था। तो आपने जैसे ही y देखा था आप वैसे ही ऑप्शन लगा सकते थे कि AC की वैल्यू y है और y में एक ही ऑप्शन है, चारों ऑप्शन y में देता तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता, एक ही ऑप्शन y में दे रहा है, AC की वैल्यू दी है और आपसे PQ की वैल्यू पूछा। बस ध्यान ये रखना कि संगत है कौन सी ना, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी उसने कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ नाम भी बदल दिया PRQ कर दिया। ये गलती नहीं करनी कि AC के करेस्पॉन्डिंग PQ है, BC के करेस्पॉन्डिंग RQ है और AB के करेस्पॉन्डिंग PR है। तो ये ध्यान हमें सही से रखना है कि कौन सी दो साइड करेस्पॉन्डिंग होती हैं। कल नेमिंग में मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसा कुछ लिखा होगा तो ये जो एंगल होते हैं A एंगल इक्वल होगा P के BQ के और CR के इक्वल होता है AB के करेस्पॉन्डिंग PQ, BC के करेस्पॉन्डिंग QR और AC के करेस्पॉन्डिंग PR होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC सिमिलर टू DEF। ABC जो है त्रिभुज वो DEF के समरूप है। ABC और DEF जो है वो क्या है समरूप है। The area of triangle ABC is 80 and the area of DEF is this. If the altitude ABC 15 then corresponding altitude। देखो फिर भाई ABC DEF के समरूप है, ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का शीर्ष लंब दिया हुआ है, उस संगत शीर्ष लंब पूछा है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का रेशियो और उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल जो आएगा वो दोनों समरूप त्रिभुज की, दोनों सिमिलर ट्राइंगल की करेस्पॉन्डिंग लेंथ आएगी। अब करेस्पॉन्डिंग लेंथ में साइड भी होंगी, इन रेडियस भी होगी, सरकम रेडियस भी होगी, सब कुछ होगा। तो यहाँ आपसे शीर्ष लंब पूछा है तो वो भी संगत में हो जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रेशियो लिखना है तो 80 और 392, तो 392 लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 0 यहाँ बढ़ा दिया मैंने, ये 392 कर दिया। ठीक है, समझ तो आ रहा ना। इसका रेशियो लिखना है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं 400 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 196। इसका स्क्वायर रूट तो कितना आएगा 20 और 14 डिवाइड करोगे तो 10 और 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास उनकी संगत शीर्ष लंब का अनुपात करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो। आपको यदि त्रिभुज ABC DEF का तो पूछा है, ABC का दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब आपको दिया हुआ है।
ABC का C मतलब इस 10 यूनिट की वैल्यू हमें दी है, ये जो 15 है ये 10 यूनिट की वैल्यू है, 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 105/10 10.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 15 जो है वो 10 यूनिट की वैल्यू दी है और 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 10.5 आपका आंसर बनेगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक चीजें समझ पाए होंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिए बहुत सारे, आप इनको क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। तो देखो अभी तक क्वेश्चन में जो था उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना था कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, हमें सोचना नहीं पड़ रहा था, हमने सीधा सीधा सिमिलरिटी पे क्वेश्चन किए। एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा, प्री में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, आपको वहां अप्लाई करना होगा, आपको समझ आना चाहिए कि सर ये ट्राइंगल सिमिलरिटी यहाँ लग रही है कि नहीं लग रही थी। ये एक्चुअल में हमें समरूपता में जो सीखना है वो ये सीखना है कि कब क्वेश्चंस में हम सिमिलरिटी अप्लाई करें, कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि सिमिलरिटी अप्लाई करें। सिमिलरिटी अप्लाई करना है तो अभी तो लिखा है कि ABC सिमिलर है PQR के, तो आपको उनकी करस्पॉन्डिंग साइड दिख जा रही हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी साइड करस्पॉन्डिंग है किस साइड के। तो ये सारी चीजें करनी है, तो ये हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपको चीजें ऐसी दी हुई हों, जिनमें आपको लैंग्वेज दी हुई होगी और ये सारा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। थेल्स थ्योरम मैंने आपको कराई है, थेल्स थ्योरम तो समझ रहे हैं ना। थेल्स थ्योरम में मान लो एक क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया और SSC का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि PQ जो है, PQ पैरेलल है BC के, और आपसे बोल रहा है कि APQ त्रिभुज APQ का एरिया बराबर है चतुर्भुज PQCB के। क्वेश्चन में लिखा है कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQCB। आपको पूछा है कि फाइंड AP रेशियो PB। बताओ, अच्छा एक बार करो। ठीक है, आज ही मैंने आपको पढ़ाया है और कल भी पढ़ाया था, ऐसा एक क्वेश्चन आज भी कराया। तो आपको दिख रहा है कि APQ का रेशियो और PQCB का रेशियो बराबर है, और यदि दो चीजें बराबर हैं तो उनका रेशियो 1 और 1 होगा, मतलब APQ का एरिया 1, PQCB का एरिया 1। तो बड़ा जो ट्राइंगल है ABC का एरिया 2 हो जाएगा। तो APQ का और ABC के एरिया का रेशियो 1 और 2 आएगा। क्या आएगा? 1 और 2। ये एरिया का रेशियो आया है क्षेत्रफल का, APQ और ABC के। और हमें पता है कि जो एरिया का रेशियो होता है उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आता है। मतलब मैं यदि इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो ये जो वर्गमूल करूंगा तो वर्गमूल में 1/√2 आएगा। ये करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है संगत भुजाओं का। ये मतलब जो ट्राइंगल छोटा वाला है इसकी वैल्यू 1 यूनिट आ गई, और ये जो ट्राइंगल बड़ा वाला है इसकी वैल्यू √2 यूनिट आ गई। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड √2 यूनिट आई है और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड 1 यूनिट आई है। हमसे तो PB फाइंड करने को बोला है, तो PB को मैं पूरे √2 में से 1 माइनस करूंगा तो ये लिखूंगा। तो AP कितना है? 1। PB कितना है? √2 - 1। अब एग्जाम में करता क्या कि और ऑप्शन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देता है। आपको पता है कि यदि मैं इसको रेशनलाइज कर दूं तो इसको मैं √2 + 1 लिख सकता हूं। इसको आप डायरेक्टली लिखोगे, ये जो मैं कर रहा हूं ये स्टेप करने का नहीं है। आपको दिख रहा है कि इसको जब रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर √2 + 1 आ जाएगा, नीचे तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 तो 1 हो गया। तो आपको एग्जाम में क्या करता है, ये ऑप्शन दे देगा या अपन में 1 लिख देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें √2 + 1 अपन वो रेशनलाइज करके आ रहा है, परिमीकरण करके आ रहा है। ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है और SSC के मेंस में पूछा गया, कई बार क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे, आगे ऐसे क्वेश्चन हमें और मिलेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम ऐसे कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिनमें डायग्राम आपको दिए होंगे। ठीक, तो देखो कुछ कॉमन से डायग्राम है जो आपको प्रूफ करने आएंगे। जैसे आपने पढ़ा है, ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। हाँ, आपको मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था कि यदि कभी भी Z बने, ये दोनों लाइन यदि पैरेलल हैं तो ये एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल।
अब आप देखो, अब आपको याद क्या रखना है कि आगे से आपको कभी भी यदि ऐसे कोई दो ट्राइंगल दिख रहे हों, और ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, हाँ बहुत पूछे गए हैं, ऐसे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कंफर्म है सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब देखो ये चीजें ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जब यूज होगा तो फिर आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा, आप बोलोगे सर समझ नहीं आया। ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों ही ट्राइंगल के तीनों ही एंगल इक्वल हो गए, और इक्वल यदि हो गए तो वो सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। तो जैसे ये इस वाली के लिए करेस्पॉन्डिंग ये होगी, इस वाली साइड के लिए करेस्पॉन्डिंग ये वाली होगी, इस वाली साइड के लिए करेस्पॉन्डिंग ये वाली होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत यूज होना है। जैसे हम जब ट्रेपेजियम पढ़ेंगे तो ट्रेपेजियम में ये डायग्राम दिख रहा होता, देखो ये है, मतलब आप देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये इस तरीके से एक दूसरे को काट रही हैं। तो जेड बन रहा था, हमने ये पढ़ा था कि जब भी कभी जेड बनेगा और जेड को जोड़ने पे यदि कभी आपको ऐसा ट्राइंगल दिख रहा हो, दो जेड उल्टे जोड़ दो तो ट्राइंगल बन गया, तो वो ट्राइंगल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कुछ कॉमन से डायग्राम है जो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एक और डायग्राम मैं बता दे रहा हूँ, एक डायग्राम बार बार यूज होता है, आपको बोल देगा एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक ये समकोण त्रिभुज है तो ये होगा ही होगा। यहाँ पे बोल देगा ये जो लाइन है ये इस पे एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, ये आपको दे देगा। अब कल एक बहुत छोटी सी बात मैंने आपसे बोली थी कि कभी भी यदि ऐसा हो कि एक ट्राइंगल के अंदर कोई दूसरा ट्राइंगल बन रहा हो, मेरी बात को सुनना, एक ट्राइंगल के अंदर कोई दूसरा ट्राइंगल बन रहा हो और एग्जामिनर कोई एक एंगल इक्वल दे दे, एक एंगल हमेशा क्या होगा, कॉमन। कल मैंने आपको बताया था एक एंगल हमेशा क्या होगा, कॉमन। आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आप यदि इसको नाम दे दो ए बी सी, इसको नाम दे दो पी और क्यू, आप जब ट्राइंगल ए बी सी बनाओगे तो उसमें भी ये एंगल आएगा, और जब आप पी क्यू सी बनाओगे तो उसमें भी यही सी आएगा। तो ये सी क्या हो गया, कॉमन, ये क्या है, इक्वल। तो ये तीसरा जो एंगल बना, ये तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यदि ये 90 है, इसको मैंने बोला कि ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये भी क्या हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। ऐसे बहुत डायग्राम आएंगे, कैसे कि कभी भी आपको एक ट्राइंगल के अंदर कोई दूसरा ट्राइंगल बन रहा होगा, और आपको क्या करेगा एग्जामिनर की कोई एक एंगल इक्वल दे देगा, कोई एक एंगल उसने इक्वल दे दिया कि ये एंगल इक्वल है, तो एक एंगल यदि उसने इक्वल दे दिया, एक कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, तो पक्की पक्की बात है कि वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, मान लो जैसे एक और कॉमन सा डायग्राम आता है, एक और कॉमन सा डायग्राम आएगा, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये बोल दिया, मान लो ये आपसे बोला, देखो अच्छे से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं, अब भी सारे क्वेश्चन में ये डायग्राम यूज होंगे और फिर आपको कंफ्यूजन होगा। मान लो यहाँ एक कोई एंगल बराबर दे दे, कोई भी एंगल बराबर दे दे, सपोज उसने आपसे बोल दिया कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल थीटा, ये आपको बराबर दे दिया। ठीक है, कोई एक एंगल आपको क्या कर दिया, उसने बराबर दे दिया। अब आप देखो आपके पास दो ट्राइंगल हैं बड़े, एक तो बड़ा ट्राइंगल ये है, यदि इसको मैं डी दे दूं तो एक तो ट्राइंगल ए बी सी है, और एक छोटा ट्राइंगल है बी डी सी। ठीक है, ए बी सी और बी डी सी। मान लो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो आपको दिख रहा है कि बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, छोटा ट्राइंगल ए डी सी। तो जब छोटा ट्राइंगल ए डी सी लोगे तो इसमें एक एंगल तो ऑलरेडी उसने इक्वल दे दिया है, एक एंगल तो ऑलरेडी हमें उसने इक्वल दे ही दिया है। ठीक है, यदि ध्यान से देखो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन। मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये ट्राइंगल है आपका एक ए बी सी, और एक ट्राइंगल है आपका बी डी सी। तो आपको ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, और ये वाला कितना दिया हुआ है, थीटा। यदि मैं इसको अल्फा मानूं तो ये अल्फा और ये अल्फा होगा। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो ही जाना है, तो ये गामा हो जाएगा।
तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। ये बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बार बार यूज होंगे, ऐसे ही बार बार डायग्राम आपको मिलते रहेंगे, तो ये आपको समझना है, ठीक है। इसी में एक साथ रिलेट कर देगा, इकट्ठा कर देगा दो डायग्राम को, अच्छे क्वेश्चन बनाएगा। तो ये आपको देख के समझ आना चाहिए कि कभी भी ऐसे डायग्राम हमें दिख रहा है, हम देख के सोच पाए कि ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ये कुछ कॉमन से जनरल से डायग्राम है जो हमें पूछे जाएंगे। तो हम बहुत बेसिक से क्वेश्चन कुछ करते हैं अभी। मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक लाइन है आपको, ठीक है, लाइन थोड़ी सी सीधी हम खींच रहे हैं, कह रहा है कि ये पी क्यू लाइन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एम पी एल्टीट्यूड है पी क्यू पर और एन क्यू एल्टीट्यूड है पी क्यू पर। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक आपको दिया हुआ सारी कहानी। तो आपको दिख रहा है कि एम पी जो है एल्टीट्यूड है, मतलब ये यहाँ एल्टीट्यूड है, ये एम है, और एन क्यू एल्टीट्यूड है यहाँ पर, ठीक है, तो ये एन है। यदि इसको हमने दोनों को ऐसे मिला दिया, ये मान लो पॉइंट आपका ओ है, ये मान लो पॉइंट हमारा क्या है, ओ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओ एन की जो लेंथ है वो 5 है और ओ एम की जो लेंथ है वो 7 है। एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल, आपको किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दे दे, कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे सकता है और आपसे दूसरे का पूछ सकता है। मान लो उसने बोल दिया कि ओ क्यू एन का एरिया जो है 15 है और एरिया बताइए ट्राइंगल पी ओ एम का, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको अभी तक सिमिलरिटी लिखी थी, देखो एकदम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जो आपको दिख जाए, जो आपको दिख जाए। तो आप मुझे ये बताओ, जेड दिख रहा कि नहीं दिख रहा, जेड दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये जेड है। अरे भैया जेड ही जैसा तो है, ये जेड होगा, ठीक है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए। एक तो ये 90 दिया था, एक ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो तीसरा एंगल यही तो बचा। तो ये तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब जब इक्वल होंगे तो आप करेस्पॉन्डिंग साइज सोच लो, लिखनी नहीं है अब हम कि पूरा बच्चों जैसा लिखते रहें कि यार ये एंगल के सामने क्या लिखोगे पी एम, ये एंगल के सामने क्या लिखोगे एन क्यू, ये सब थोड़ी लिखना है, इतना टाइम थोड़ी है कि हम इतना कहानी लिखेंगे। हमें जरूरत जिसकी है वो लिखेंगे। तो आपको ओ एन दिया हुआ है 5, ओ एम दिया हुआ है 7। देखो ओ एन ये है और ओ एम ये है, तो दोनों 90 के सामने मतलब दोनों करेस्पॉन्डिंग हुई। तो यहां से हम ओ एन और ओ एम का रेशियो लिख सकते हैं 5-7। तो मुझे करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया, किसी भी एक करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाए, बाकी सभी का वही होगा। इतनी कहानी समझ आई है, इतने ये पॉइंट क्लियर है ना, कि एक साइड का जो रेशियो होता है बाकी सभी का वही होगा। हमसे पूछा क्या है, क्यू ओ क्यू एन का एरिया हमें दिया है। तो आप मुझे ये बताओ, ये करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आया, एरिया जो होता है वो एरिया क्या होता है, इनका स्क्वायर करने पे आता है। तो एरिया का रेशियो जब आप लिखोगे ना ओ क्यू एन और ओ पी एम का, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 25/49, 25/49। ओ क्यू एन का एरिया दिया हुआ है, ओ क्यू एन का एरिया कितना है 15, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 25 यूनिट की वैल्यू 15 है और 49 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब भाग कर दो, जितने बार भी जा रहा हो, और भी आगे कट जाएगा, आप गुणा करके उसको काट सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ रहे होंगे। तो अभी ये धीरे धीरे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिनमें आपको सिमिलरिटी गिवन नहीं होगी, हमें समझनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चन में अप्लाई करनी पड़ेगी कि भैया ट्राइंगल सिमिलर हैं कैसे, आखिर हुए तो हुए कैसे। एक और बात समझते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पॉइंट डी एंड एफ आर ऑन साइड ए बी एंड ए सी, भुजा ए बी और ए सी पर बिंदु डी और एफ हैं। ये वाला एंगल 63 दिया हुआ है और कह रहा है कि डी एफ सी जो एंगल है ये 117 है। इसको टी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये आपको एंगल दिए हुए हैं, ये भाषा में लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज पे क्वेश्चन लिखा है, मैंने अभी बना दिया डायग्राम, अभी हम समझ रहे हैं। मान लो आपसे बोल दे कि ए डी की लेंथ 4 है, ए ई की लेंथ 5 है, ए बी की लेंथ 12 है,
ईसी की लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आपको दिया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एडी की लेंथ कितनी दी हुई है 4, एई की लेंथ कितनी दी हुई है 5, ईसी की लेंथ हमें बतानी है और एबी की लेंथ कितनी है 12। तो मुझे ये बताओ, अब ये लाइन पैरेलल मत ले लेना, ना तो ये लाइन पैरेलल है ना मिड पॉइंट है, कुछ नहीं बोला उसने, हाँ पैरेलल और मिड पॉइंट नहीं है। तो मुझे ये बताओ, यदि मुझे EC निकालना है तो EC के लिए यदि मैं इस AC को निकाल दूं और AE को माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180, तो 180 में से यदि मैं 117 को घटाऊंगा तो 180 में से 117 घटाओ कितना बचेगा 63 बचेगा, 180 में से 117 घटाओ तो 63 बचेगा। अब अभी मैंने आपको समझाया कि कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर कोई दूसरा ट्राइंगल बनेगा तो एक एंगल तो कॉमन हो ही जाएगा ना। तो आप देखो ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABC और जो छोटा ट्राइंगल है ADE, दोनों में ए एंगल कॉमन है, दोनों में एंगल ए कॉमन है। ये वाला 63 आया है और ये 63, तो ये इक्वल हो गया। तो ये जो तीसरा एंगल था ये तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। हमें AC निकालना है, हमें क्या निकालना है AC निकालना है, AC में से AE माइनस कर देंगे। अब आप ये देखो करस्पॉन्डिंग कौन सी हैं, तो छोटे ट्राइंगल में 63 के सामने AD है और बड़े ट्राइंगल में 63 के सामने AC है, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। लेकिन AD तो दी हुई है कि 4 यूनिट है और AC तो हमें फाइंड करना है, तो उससे हमें कोई रेशियो नहीं मिलेगा, हमें रेशियो चाहिए, हमें रेशियो ढूंढना है कि हमें कहीं ना कहीं से रेशियो मिल जाए, ठीक है। तो उसके अलावा यदि देखें ये साइड तो कोई यूज में है नहीं, ये साइड तो कोई काम की नहीं है, इसके सामने क्या है A, तो ये इसके बराबर है तो इसके सामने क्या है AC। मतलब यहां देखो तो आपको करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या मिलेगा 5 और 12, AE 5 दिया था ना, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है इस वाले के, तो इस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो AE है और इसके सामने वाली साइड जो है वो क्या है बड़े वाले ट्राइंगल में AB है। और AE और AB आपकी वैल्यू दोनों की पता है, तो इनका रेशियो हम लिख देंगे और जो इनका रेशियो होगा वो उनकी करेस्पॉन्डिंग संगत भुजाओं का अनुपात आएगा। तो कितना आ गया 5 और 12, मतलब छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 5 यूनिट है, 5 इकाई है, बड़े वाले की 12 इकाई है। अब आपको निकालना जो था, निकालना क्या था आपको AC, निकालना क्या है AC, AC 63 के सामने है और आपको 63 के सामने यहां कितना दिया हुआ है 4, मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू 4 है, 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू 4 है, 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उम्मीद है अब कैलकुलेशन आप समझ रहे होंगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन कर समझा कि मैंने कैलकुलेशन करना ही आपको सिखाया है, और अभी भी यदि आप नहीं समझो, अब आप बोलो कि सर आप फिर से पूरा लिख के बताओ, तो फिर पिछले क्वेश्चन विशेष महत्व नहीं निकलना हमें पढ़ने का कि हमें फायदा निकला। तो एक बार मैं फिर भी लिख दे रहा हूं कि मान लो किसी को दिक्कत हो, कि क्लास में पढ़ाओ तो बच्चों को डाउट आता है, ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे कुछ होंगे जिनको डाउट आ रहा होगा, तो एक बार मैं लिख दे रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि 63 के सामने AD लिखोगे और बड़े ट्राइंगल में क्या लिखोगे AC, और यहाँ पे इस वाले एंगल के सामने AE लिखोगे और बड़े ट्राइंगल में क्या लिखोगे इसके सामने AB। अब आपको AD की वैल्यू पता है कितनी है, AD की जगह क्या लिखोगे 4, AC की वैल्यू आपको निकालनी है, AE की वैल्यू 5 है, AB की वैल्यू 12 है, तो यहां से AC निकालूंगा तो 48/5 आएगा, तो 9.6 आ रहा होगा। तो पूरा ये जो आया ये कितना आ गया 9.6, AE कितना दिया हुआ है 5, तो घटाओगे तो 4.6 आंसर बनेगा, जो EC आपसे पूछा था कितना आ रहा होगा 4.6। तो ट्राइंगल सिमिलर है, समरूप है, ये चीज हमें समझनी है। ये चीज हमें समझ आनी चाहिए कि जैसे ये ट्राइंगल आपको दिखा था, ये वाला एंगल उसने आपको दिया है कि 117 है, ये वाला एंगल आपने उसको दिया है कि क्या है 63 है। ये आपको उसने जैसे ही दिया तो आपको दिख गया कि एक सीधी रेखा पर एंगल कितना होता है 180, तो ये 63 आ गया, तो ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल तो कॉमन होगा बचा ये, तो ये और ये इक्वल होंगे, तो इसके सामने करेस्पॉन्डिंग, इसके सामने करेस्पॉन्डिंग, मतलब AE छोटे की AB बड़े की, और
63 के सामने AD और बड़े की क्या होगी 63 के सामने AC। ये रेशियो क्या होंगे, बराबर। संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। अब हमें ध्यान क्या देना है कि हमें किस साइड की वैल्यू नॉलेज है, हमें रेशियो ढूंढना है कि हमें रेशियो मिल जाए। तो रेशियो पे देखो तो आपको कौन सी भुजा पता है, दोनों ही त्रिभुज की, दोनों ही जो समरूप ट्राइंगल हैं, सिमिलर त्रिभुज हैं, समरूप ट्राइंगल त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनमें वो दो करेस्पॉन्डिंग साइड ढूंढो जिनके मान आपको दिए हों, वो दो संगत भुजाएं ढूंढो जिनके मान दिए हों, तभी तो आपको रेशियो मिलेगा। तो आपको AE और AB ये दो संगत भुजाएं हैं, तो इनका रेशियो हमने लिख दिया, तो हमें करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5 और 12 मिल गया। अब आप फिर ये देखो कि कौन सी करेस्पॉन्डिंग साइड हमें निकालनी है। तो हमें EC फाइंड करना था और EC के करेस्पॉन्डिंग, EC तो निकलेगा नहीं, AC निकालोगे, तो AC के करेस्पॉन्डिंग कौन है, AD। AC के करेस्पॉन्डिंग जो है वो AD है। तो AD और AC का रेट करके हमने निकाला है। तो उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, सारा अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो शुरुआत है, क्वेश्चन हमने बहुत सारे करने हैं, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। यहां तक समझ आया होगा। अब एक छोटा सा थ्योरम, अभी क्वेश्चन होंगे, एक छोटी सी थ्योरम और इसमें बनती है, उस थ्योरम को मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं। मिड पॉइंट थ्योरम, ध्यान से समझ लेना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसको, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, देखो थेल्स थ्योरम क्या कह रही थी, यदि मैं किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचूं तो जो दो ट्राइंगल आएंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, यही तो था थेल्स थ्योरम का फाइनली रिजल्ट। यदि आप उसको लैंग्वेज में लिखते हैं, भाषा में लिखते हैं, तो थेल्स थ्योरम क्या कह रही थी कि यदि किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर एक भुजा खींचेंगे तो जो त्रिभुज बनेंगे वो समरूप होंगे। किसी भी ट्राइंगल में किसी साइड के एक पैरेलल यदि साइड खींचेंगे तो जो दो ट्राइंगल आएंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये थेल्स थ्योरम थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी ट्राइंगल में यदि हम किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, अब मैं मिड पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है, यदि AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो किसी भी ट्राइंगल में यदि मैं किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊं, तो जो लाइन आएगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ये हमेशा सही होगा, किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड के यदि मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन आएगी वो हमेशा ही थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और थर्ड लाइन की हाफ होगी। थर्ड लाइन की क्या होगी, हाफ होगी, पैरेलल होगी और हाफ होगी। ठीक है, आप बड़े आसानी से इसको याद रख सकते हैं, बड़े आसानी से इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, उसमें कोई खास दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो क्या कह रहा है मिड पॉइंट थ्योरम कि किसी भी ट्राइंगल में यदि किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल और थर्ड के हाफ होगी। मींस यदि BC का मिड पॉइंट F है और मैं D और F को ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन आई है ना DF, ये पैरेलल है AC के और DF जो है वो हाफ ऑफ AC होगा। ठीक है, कोई भी जो लाइन आएगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। तो DF AC के पैरेलल है और DF जो है वो हाफ ऑफ AC होगा। आप यदि E और F को मिला दो, ये भी तो मिड पॉइंट ही है, यदि मैं E और F को मिला रहा हूं तो ये जो लाइन आएगी ये थर्ड लाइन EB के पैरेलल हो जाएगी और EF जो होगी वो हाफ होगी AB का। EF क्या होगी, हाफ ऑफ AB होगा। तो पहला पॉइंट ये समझना है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि यदि हम किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन आएगी वो थर्ड लाइन की हाफ और उसके पैरेलल होगी। इतना क्लियर होगा। अब आप देखो आपका ट्राइंगल यहाँ पे जब आपने तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो आपका ट्राइंगल
टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, जब हमने तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये ट्राइंगल था। ठीक है, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट है ई, इसका मिड पॉइंट है एफ। हमने इनको ज्वाइन किया डी ई और एफ को। तो यहां यदि मैं इनके रेशियो, एरिया का रेशियो लिखना चाहूं, मान लो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बड़ा वाला और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ का रेशियो लिखना है, तो मैंने एक आपको एरिया का फॉर्मूला पढ़ाया है। यदि ये पूरी लेंथ मेरी सी है तो ये वाली लेंथ मेरी c/2 होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये पूरी लेंथ मेरी यदि a है तो ये वाली लेंथ मेरी a/2 होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और ये वाला एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, ये वाला एंगल मान लिया कि मैंने थीटा है। तो ABC का एरिया हाफ a इंटू सी साइन थीटा आएगा, और BDF का एरिया हाफ a/2 इंटू c/2 साइन थीटा आएगा। तो आप देखोगे ये हाफ कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, ए और सी कैंसिल, तो ऊपर क्या आया 1, नीचे आया 1, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो कितना आ गया 4 और 1। मतलब BDF का एरिया 1 यूनिट है और ABC का एरिया 4 यूनिट है। तो यहां से हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल बना ना, ये जो ट्राइंगल आपका ABC था, ABC के एरिया मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया और जो मिड पॉइंट पे ट्राइंगल बने हैं, इनके एरिया का रेशियो 4:1 है। पूरे का ट्राइंगल यदि 4 है, एरिया 4 है, तो इसका कितना है 1 है। वैसे ही इसका भी क्या होगा 1 होगा, इसका भी क्या होगा 1 होगा, इसका भी क्या होगा 1 होगा। तो एक पहला पॉइंट आप क्या समझे कि यदि किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन आएगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल और उसकी हाफ होगी। इतना आपको समझ आया, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब इस मिड पॉइंट थ्योरम का पहला रिजल्ट क्या निकला? मिड पॉइंट थ्योरम का पहला जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि यदि मैं किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ट्राइंगल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ूंगा तो त्रिभुज मेरा 4 बराबर क्षेत्रों में बटेगा। मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सभी चारों क्षेत्रफल बराबर होंगे और इनका जो एरिया है ना वो बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होगा। इनका एरिया 1/4 होगा, 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या होगा 1/4 हिस्सा होगा, 1/4 होगा ABC का। अब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो जब ये डायग्राम बना था ना तो आपके माइंड में कुछ तो क्लिक कर रहा होगा कि सर ऐसा हमने कहीं और भी तो पढ़ा है। सोचो एक बार, किसी के मन में आ रहा होगा कि यार कहीं तो पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा तो उसको याद आ गया होगा कि कहाँ पढ़ा है। बाकी थोड़ा भी जो पढ़ रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि यार कहीं तो ऐसा था, और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनको कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब आपने सेंट्रॉइड पढ़ा था, केंद्रक, तो केंद्रक में ये मैंने आपको पढ़ाया था। केंद्रक में क्या होता था, केंद्रक में आपका सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, 6 भागों में, यहाँ 4 भागों में बट रहा है। और ये जो D, E और F हैं ये सभी मिड पॉइंट ही तो है, मध्य बिंदु है। तो यदि मैं D, E और F को सामने वाले शीर्ष से मिला दूं, अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूं, तो मीडियन बन जाएगी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को और सेंट्रॉइड को रिलेट करके। एरिया के रेशियो के बेस पे बहुत प्यारे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये इतना रिजल्ट आपको समझ आ गया, इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई। अब इसमें जैसे एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में आया कि इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में DE and F are midpoint of AB, AC and BC। क्वेश्चन में आपको दिया था और कह रहा है P, Q and R
मिड पॉइंट ऑफ DE, DF एंड EF। तो आपसे पूछ रहा था कि PQR और ABC के एरिया का रेशियो बताओ। PQR और ABC के एरिया का रेशियो, तो देखो PQR मिड पॉइंट पे ही बना है, मिड पॉइंट पे ही ये बना है, मतलब PQR DEF का 1/4 होगा और DEF ABC का 1/4 है, तो 1/4 का 1/4 1/16 हो गया। आप इसको समझो, मान लो PQR का एरिया यदि 1 है तो इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, BDF का एरिया क्या होना चाहिए, एक बार मुझे ये बता दो कि BDF का एरिया क्या होना चाहिए। तो BDF का एरिया बराबर है PQR DEF की, अभी हम बात करा चुके हैं, अभी हम समझ चुके हैं। तो DEF का एरिया 1 + 1 + 1 + 1 कितना आएगा 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। तो जो ABC का एरिया है, ABC का एरिया 16 मिल गया। और यदि PQR का एरिया देखें तो PQR का एरिया कितना है 1 यूनिट है और ABC का एरिया कितना है 16 यूनिट है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:16 आएगा। क्लियर है, तो यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी पे मिड पॉइंट पे और सेंट्रॉइड पे रिलेट करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे, फिर लैंग्वेज के बेस पे। थ्योरी लगभग सिमिलरिटी के बेस पे, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि सिमिलरिटी समझ आनी चाहिए, उसके बेस पे 2 थ्योरम है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम है, एक थेल्स थ्योरम है। अब इन पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो लगभग हम 20-25 क्वेश्चन अगले 2 क्लास में, 3 क्लास में, जितने भी क्लास में होगा सफिशिएंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। 18-19 के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।